हेलो दोस्तों, हम लोग आज 10th क्लास का देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम लोग जो लेसन फर्स्ट और सेकंड है बायोलॉजी का, पहला लेसन है हम लोग का क्या 10th क्लास के बायोलॉजी में पहला लेसन में है पोषण और दूसरा चैप्टर में है श्वसन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पोषण से है, कुछ क्वेश्चन श्वसन से भी है। तो पोषण और श्वसन दो चैप्टर का आज हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो भी छात्र 10th क्लास के होंगे उनके पास तो ये वीडियो पहुंचा ही दीजिएगा। और जो छात्र पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक के लिए तो यूज नहीं होगा, पैरामेडिकल के लिए बहुत जरूरी होगा। और किन के लिए जरूरी होगा? जो बायोलॉजी जो कंपटीशन में आता है उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं ना। तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है मुख गुहा में। कौन कौन होता है? सब मैडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। कितने लार ग्रंथि होता है? 3 लार ग्रंथि होता है। ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैडिबुलर। देखिए क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्योंकि जैसे ही भोजन हम लोग खाते हैं तो पाचन प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आती, इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपको। तो आंसर क्या होगा? मुख गुहा। मुख गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। कौन कौन होता है? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैडिबुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है से, पौधे में बाष्पोत्सर्जन कहां होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां होगा बाष्पोत्सर्जन? बाष्पोत्सर्जन होगा पत्ता में, वहीं से बाष्प का उत्सर्जन होना, बाष्प का उत्सर्जन हो। कहां से उत्सर्जन होता है? पत्ता से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क समझिएगा, वृक्क क्या होता है? हम लोग के शरीर में जिसको किडनी बोलते हैं, वही क्या करता है? रक्त से अवांछनीय पदार्थ को अलग करके क्या बना देता है? यूरिन यानी मूत्र के रूप में क्या कर देता है? शरीर से अलग करता है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ठीक, उत्सर्जन के चैप्टर में देखा जाएगा कि वृक्क एक महत्वपूर्ण अंग होता है और वृक्क के ही क्रियात्मक और रचनात्मक जो छोटी इकाई है उसे बोला गया है नेफ्रॉन। उसे क्या बोला गया है? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पौधों में वायवीय भाग में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, यानी कि जल जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तभी तो बताएं कि पौधा के जो पत्ता है उससे वाष्प निकलता है, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसी कारण से गर्मी के दिन में जब हम पेड़ पौधा के पास हैं तो हल्का ठंडक महसूस होता है। रीजन कि वाष्प का आसपास में एक आवरण बन जाता है, उत्सर्जन होते रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, ध्यान से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चालन। तो देखिएगा, समझिएगा, कौन सभी के लिए जरूरी है? क्वेश्चन क्या है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए? अब सभी जीव में पादप भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, पादप भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। तो किसके लिए अनिवार्य है? सभी के लिए। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पादप में, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पादप। तो कैंसिल। हम लोग के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण, कोई मतलब नहीं है। वाष्पोत्सर्जन हम लोग में नहीं होता है। श्वसन हम लोग में भी होता है, पादप में भी होता है। चालन यानी कि आंसर आपका क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। यानी कि श्वसन सभी जीवों में जरूरी है, श्वसन सभी जीवों में जरूरी है। तो सभी जीवों के लिए क्या जरूरी हो गया? श्वसन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फटाफट देखिए, 60 क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। को मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम जिसका संकेत क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक। मैग्नीशियम किसे पाया जाता है, लाल रक्त कण में नहीं, आरबीसी। आरबीसी में हम लोग पढ़े हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन। उसी कारण से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। वर्णिलवक, वर्णिलवक श्वेत रक्त कण या क्लोरोफिल, तो आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल में। आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। इसको याद रखेगा कि मैग्नीशियम किस में होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषम, 4 विषम, 5 विषम, 2 विषम। कितना चैम्बर होता है मनुष्य में, तो चैम्बर होता है 4। कितना चैम्बर होता है, 4। ऊपर वाला को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाला को बोलते हैं नीलय। कैसे याद रहेगा, ना से नीचे, ना से नीलय, यानी नीलय नीचे और आलिंद ऊपर। आलिंद भी तो बायां आलिंद और दायां आलिंद, उसी तरह से नीलय भी तो बायां नीलय और दायां नीलय, ठीक है। तो मनुष्य में हृदय कै भाग में बटा होता है, तो 4 विषम में। कितना विषम में, 4 विषमों में बटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, क्वेश्चन क्या है देखिए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या चीज का निर्माण होता है, सिंपल क्वेश्चन है। वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या प्रकाश का, सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एक किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन है परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। कोशिका झिल्ली आप लोग को पता होगा कि कोशिका के सबसे बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर रहता केंद्रक द्रव, द्रव, और ये सब रहता क्या, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, यानी कि कोशिका झिल्ली। और इसको बोलेंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और इसको बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी द्रव होगा, उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। और केंद्रक का जो झिल्ली होगा उसको केंद्रक झिल्ली कहेंगे, समझेगा, केंद्रक झिल्ली, ठीक। और इसको में केंद्रक, इसको पूरा को केंद्रक बोलेंगे। और इसके अंदर जो द्रव रहेगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। तो देखिएगा, समझिएगा, कोशिका को थोड़ा सा और बता देते हैं। कोशिका के सबसे बाहर वाला भाग को कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। और ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक के झिल्लों का केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। और ऐसे अगर पूछा जाए कि जीव द्रव किसको कहते हैं, तो जीव द्रव में आएगा केंद्रक, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक को क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और पूछेगा अगर आपसे कि डीएनए कहाँ रहता है, किस कोशिका में कहाँ रहता है डीएनए, तो एक तो केंद्रक हो जाएगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यानी कि डीएनए 2 जगह रहता है, कहां कहां, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रियम। जंतु में, पादप में, लवक में रहता है। याद रखिए, पादप में डीएनए कहां रहता है, लवक में, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोशिका से संबंधित हो गया कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार का होता है, अर्ध परागम में होता है। कैसा होता है, अर्ध परागम में होता है, पूरी तरह से परागम में नहीं होता। परागम मतलब और पर पूरी तरह से आने जाने देना, अपरागम मतलब जरूर नहीं आने जाने देना, और अर्ध परागम मतलब कुछ आने जाने देना, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, जब दही जमता है तो कौन सा क्रिया होता है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन, बतलाइए। तो दही जमता है उस क्रिया को बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन, उस क्रिया क्या बोलते हैं, किण्वन या
फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जीवन की उपापाचयी क्रियाओं को संचालन के लिए, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, जीवन की उपापाचयी क्रियाओं को संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि जीवन संचालित हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से हो, उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर के वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी? बतलाइए। जब जीवन को उपापाचयी क्रिया को नियंत्रण करना है तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति बिल्कुल जरूरी है। ऊर्जा नहीं मिलेगा शरीर काम नहीं करेगा। शरीर की वृद्धि, हाँ ये भी जरूरी है। तीसरा, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सही सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? डायलिसिस नेफ्रॉन के कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहते हैं। इस बात को याद रखेगा, नेफ्रॉन, समझेगा, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली क्यों कहते हैं से? यानी कि नेफ्रॉन कहां रहता है? ब्रिक में। नेफ्रॉन कहां रहता है? ब्रिक में। डायलिसिस के मतलब क्या होता है? शुद्ध करना, यानी कि नेफ्रॉन ही है जो हम लोग के रक्त शुद्ध करता है और अवांछनीय पदार्थ को निकाल करके वहां से क्या कर देता है? यूरिन बना देता है, ठीक है। तो उसका जो इकाई है ब्रिक का, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो डायलिसिस थैली किसे बोला गया है? नेफ्रॉन को, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग, जैसे हम लोग का अंग फेफड़ा है, तिलचट्टा का ट्रैकिया होता है, उसी तरह से मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। देखिए फेफड़ा मनुष्य का होता है। मनुष्य का क्या होता है? फेफड़ा। श्वास नली कीट का, कीट पतंग का क्या होता है? कीट पतंग, तिलचट्टा, ये सब क्या होता है? श्वास नली, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता, हेमोग्लोबिन नहीं होता है कीट पतंग का, इसलिए डायरेक्ट श्वास नली ही जाकर के ऊतक कोशिका तक क्या हो जाता है? कंप्लीट जाता है। उसी के द्वारा श्वसन क्या हो जाता है? चला जाता है। गिल्स के द्वारा किस में? मत्स्य में, मछली में, ठीक। मछली में किसके द्वारा श्वसन होता है? गिल्स के द्वारा। मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा। और तिलचट्टा कीट पतंग में किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा। यहां से क्वेश्चन हो गया कि श्वसन अंग मुख्यतः 3 प्रकार के हो गए। श्वसन अंग कै प्रकार के? 3 प्रकार के जीवों में होते हैं। श्वास नली, फेफड़ा और गिल्स। श्वास नली, फेफड़ा, गिल्स। श्वास नली किस में? कीट पतंग में। फेफड़ा स्तनधारी यानी कि हम लोग में, या और भी जो जीव हैं रेप्टिलिया वगैरह उसमें। गिल्स मछली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पराशरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। देखिए पौधों में गैसों का निष्कासन, तो गैस का निष्कासन होता है किसके द्वारा? देखिए पराशरण नहीं, पराशरण माने होता है विसरण क्रिया, झिल्ली के माध्यम से होता है। विसरण किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। वाष्पोत्सर्जन से जल निकलता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या निकलता है? जल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, सब जानता है, हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, ठीक। तो आंसर क्या हो गया? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि पाई जाती है मृत जीवी। कैसा पाई जाती है? मृत जीवी। देखिए पोषण, पोषण के 2 विधि। पोषण क्या विधि? 2 विधि, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। और पर पोषण में 3 प्रकार के। पर पोषण में क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है मृत जीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी देखिए सबका समझते हैं, स्वपोषी, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सब कहिएगा कि सर हम लोग अपना भोजन स्वयं तो बना लेते हैं। नहीं, हम लोग अपना भोजन बनाने का मतलब पकाने से मतलब नहीं समझिएगा कि भोजन पका दिए, चावल मम्मी ला के रखी, पापा ला के रखें, उसको कुकर में डालें, बना लिए। वो खाना बनाना, भोजन पकाना हुआ, बनाना नहीं। मतलब हम लोग फैक्ट्री में चावल बना सकते हैं? नहीं, खाने वाला कोई भी पदार्थ का पूरा निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो बस कन्वर्ट करते हैं, उसका रूप बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कहिएगा चाउमीन फैक्ट्री में नहीं, चाउमीन फैक्ट्री में कहां से बना? चाउमीन, मैगी सब वो
गेहूं का आटा से बनता है। तो गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ? तो पौधा किया। यानी कि मनुष्य स्वपोषी जीव नहीं है, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और इसमें आते हैं हरे पौधे। इसमें कौन आते हैं? हरे पौधे। स्वपोषी हो गया। मृत जीवी में क्या होता है कि मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किस जीव से? मरे हुए। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, अपना स्वयं बनाते थे तो स्वपोषण। पर पोषण में अपना भोजन दूसरा कोई बनाएगा, तो दूसरा कोई बनाएगा, किसी न किसी रूप में दूसरा जीव पर निर्भर रहेंगे। तो मृत जीवी मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करेंगे। मृत जीव किससे भोजन ग्रहण करेंगे? मरे हुए जीव से। पर जीवी किससे ग्रहण करेंगे? सॉरी, मृत जीवी परजीवी। परजीवी क्या होगा कि जो जीवित शरीर से भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए चूहा मार के फेंका हुआ है, अब चूहा से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मृत जीवी। वो क्या हो जाएगा? मृत जीवी। ठीक है। अब देखिए प्राणी संपोषण, तो मनुष्य प्राणी संपोषी जीव है। मनुष्य कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेजिन और गोंद कहां संचित होता था? याद रखिएगा, पुराने जाइलम में। कहां संचित होता? पुराने जाइलम में। ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। निम्नलिखित कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग मानो उसका क्या होता है? ब्रिक होता है। अभी बताएं। और ब्रिक के इकाई होता है नेफ्रॉन। ब्रिक के इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है। अगला देखिए, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी कोशिकाएं मतलब गॉड सेल। तो गॉड सेल पाया जाता है पत्तियों में। कहां पाया जाता है? पत्तियों। देखिए लवक ऐसे अगर डिस्कस किया जाए तो लवक 3 प्रकार के होता है। लवक क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है हरित लवक, एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक। ठीक है। यानी लवक 3 प्रकार के। ये रहता है पत्ता में। कहां रहता है? वर्णी लवक रहता है फल और फूल में, और अवर्णिक जड़ और तना में। समझिएगा ध्यान से। रच्छी कोशिकाएं कहां पाई जाती थी? तो क्वेश्चन हो गया पत्ता में। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते क्या क्या है से। तो थोड़ा सा लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आया कि लवक जंतु में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक। लवक किसमें? जंतु में नहीं, सिर्फ किसमें? पादप में। पहला क्वेश्चन। लवक होते क्या प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्ण लवक, अवर्ण लवक। याद हो गया? लवक क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? हरित लवक, वर्ण लवक, अवर्ण लवक। ठीक। चलिए, हरित लवक के काम है भोजन निर्माण करना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करना। कौन काम? प्रकाश संश्लेषण। और ये काम होता है पत्तियां में। कहां होता है? पत्तियां में। तो हरित लवक का कहानी खत्म हो गया। हरित लवक रहता है पत्ता में, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। दूसरा है वर्णी लवक। दूसरा क्या है? वर्णी लवक। ये होता है फल और फूल और बीज में, और इसका काम है रंग बिरंगा करना। कैसा करना? रंग बिरंगा करना। तीसरा है, अब कहे कि रंग बिरंगा करने का क्या मतलब है? रंग जैसे फूल है, कलर कलर का रहता है, जिससे भौरा ज्यादा अट्रैक्ट होता है, जिससे उसका पोलिनेशन यानी कि परागण की क्रिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। अब है अवर्णी लवक। अब क्या है? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक रहता है जड़ और तना में। कहां रहता है? जड़ और तना में। इसका काम क्या है? तो भोजन को संचय करके रखता है। भोजन को संचय करके रखता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस क्रिया को बोलते हैं श्वासोश्वास। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास। ठीक है। श्वसन नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लगेगा कि श्वसन तो ठीक है आंसर, सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहेंगे? नहीं। श्वसन की प्रक्रिया होता है जिस विधि के द्वारा शरीर में भोजन का ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा तोड़ना यानी कि जाएगा ऑक्सीजन नाक के द्वारा फेफड़ा में, फेफड़ा से रक्त में जाएगा, रक्त का हेमोग्लोबिन उसको ले जा करके कहां दे देगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक। वहां पे वायवीय श्वसन होगा, उसके बाद ऊर्जा टूटेगा, ऊर्जा मुक्त होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में मिलेगा, रक्त आ गया फेफड़ा में, अब फेफड़ा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां चल जाएगा? बाहर। ये पूरा होल प्रोसेस को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। लेकिन सांस लेना और छोड़ना, निश्वास और प्रश्वास, प्रश्वास और निश्वास, इस दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, देखिए टीबी श्वास से संबंधित बीमारी है। मधुमेह, इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो अगर 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, उसको बोलते हैं रक्त। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 23। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। क्या होगा आंसर? देखिए पादप में जाइलम, तो जाइलम और फ्लोएम दो गो ऊतक होता है जो संवहन ऊतक होता है। अब संवहन ऊतक में जाइलम जो होता है जल का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। जल का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा और भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा। तो याद रखेगा जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा भोजन। ठीक है, तो जाइलम है ना, तो जाइलम के लिए क्या आंसर हो गया? जल। जल का वहन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। क्वेश्चन भी आता है कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है? तो कूटपाद होता है। ठीक है, चलिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनस सब एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है साहब? सारा एक कोशिकीय जीव है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता? तो कैसे ऑक्सीजन संतुलन बना रहता समझिएगा। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं कब? जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बताइए पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? संतुलन करते रहता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि से। किस विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा पौधा के किस भाग में पाया जाता है? एक क्वेश्चन है। अस्टोमाटा में तो छोटा छोटा रंध्र, तो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्ती। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूटपाद किस में होता है? अमीबा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे? प्रकाश संश्लेषण से। अस्टोमाटा कहाँ? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर अंग कहेगा तो पत्ती, अंग कहेगा तो पत्ती, और अंगक कहेगा तो क्लोरोफिल। याद रहेगा, अंग प्रकाश संश्लेषी अंग। अंग माने जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में? पत्ता में। सिंपल। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती, अंगक तब क्लोरोफिल। ठीक, चलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल जरूरी है बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश, यानी उपरोक्त सभी। देखिए ना, स्वपोषी माने हरा पेड़ पौधा। हरा पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है? तो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, चार चीज का जरूरी पड़ता है। क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है? चार चीज का जरूरी पड़ता है। किसका किसका? पहला CO2 का, H2O का, क्लोरोफिल का और किसका? क्लोरोफिल और सनलाइट का। ठीक, अब मिलेगा इधर क्या? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, यानी कि चार चीज के जरूरी पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सनलाइट प्रकाश, बनता है ग्लूकोज C6H12O6। H2O मतलब जल और CO2 में ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बताइए पाइरुवेट के विखंडन से, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए जब हम लोग श्वसन करते हैं तो भोजन जाता है, टूटता है, भोजन को तोड़ता है श्वसन, ऑक्सीजन जाकर के तोड़ता है। अगर श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा मुक्त नहीं होगा। तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होता कहाँ होता? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित प्लवक में या केंद्रक में। तो आंसर क्या होगा? हम लोग के शरीर के कोशिका के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसको एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या उसको नाम दिया गया है?
कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला गया? क्योंकि वहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ऊर्जा का निर्माण जहां पे होगा वही होगा ऊर्जा गृह। तो आंसर क्या हो गया? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? देखिए पाचन में सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड। ये लार ग्रंथि दांत और जीभ ये सब की मदद से भोजन को किया जाता है? महीन किया जाता है। उसके बाद यहां से भोजन जाता है ग्रसनी में। कहा जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी जाकर के ग्रास नली में खुल जाता है। ग्रास नली से भोजन कर्माणु कुंचन के द्वारा आता है अमाशय में। कहा आता है? अमाशय में। अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद कहां चला जाता है? बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चला जाता है अनावश्यक पदार्थ जो शरीर को जरूरी नहीं है, वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, पानी जो ज्यादा रहता है उसमें उसको अवशोषण कर लिया जाता है। तो जठर ग्रंथि अमाशय में ही रहता है। जठर ग्रंथि कहां रहता है? अमाशय में। जैसे मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी के पास में 2 छिद्र आता है। ग्रसनी के बाद एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में चला जाता है, निगल द्वार ग्रास नली में चला जाता है। उसी के द्वारा भोजन जाता है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार के पास में एक पट्टी होता है, उस पट्टी को बोलते हैं एपिग्लॉटिस पट्टी। उसको क्या बोलते हैं? समझिएगा ध्यान से, एपिग्लॉटिस। यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा के पीछे वाला भाग होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद 2 छिद्र मिलता है उसको, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा भोजन चला जाता है ग्रास नली। तो जिस समय भोजन ग्रास नली में जाता है उस समय एपिग्लॉटिस पट्टी कंठ द्वार को ढक लेता है। क्यों? क्योंकि भोजन श्वास नली में ना जाए। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय में जठर ग्रंथि होता है। अमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथि। वहां से रस निकलता है जो भोजन को क्या करता है? पचाता। उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के द्वारा आए हुए हानिकारक पदार्थ को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? जठर ग्रंथि कहां? आग्नेयाशय में। क्या हो गया? आग्नेयाशय में। ठीक, अगला क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। ठीक है, बात समझ है? अगला, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लैटेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लैटेक्स बोलते हैं। इसी से रबर बनता है। रबर का निर्माण इसी लैटेक्स होता है। दूध जैसा उजला उजला पदार्थ होता है, उसको क्या करते हैं? ले जाकर के मशीन में, फैक्ट्री में उसको जमा करके उसे रबर तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है। सब जानते हैं दिन में रात में प्रकाश ही नहीं होगा। कहा कि अभी हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। और प्रकाश दिन में ही ना होगा। ठीक है, दिन में। और अगला, पादप में क्लोरोफिल संवाहक होता है। भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। देखिए क्या कर, फ्लोएम बता चुके हैं कि जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा भोजन। तो फ्लोएम पूछ रहा है, तो फ्लोएम किसके द्वारा? भोजन जाएगा, संवहन होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण किससे ऑक्सीजन निकलता है? ऑप्शन है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या डिक्टियोजोम से। तो आंसर हो जाएगा जल से। आंसर क्या होगा? जल से। जो ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो ऑक्सीजन किसमें आता है? H2O। तो ऑक्सीजन है ना जल में, उसी से। ठीक, अगला क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग का जो भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त में 55% ही प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। और 45% में 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, ये होता है ठोस और ये होता है तरल, और यही प्लाज्मा हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषी अंगक, देखिए बता चुके हैं, अंग माने पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो पत्ती, और अंगक कहेगा तो
हरित लवक, अंग कहेगा तो हरित लवक। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रिक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बताए हैं कि ब्रिक मतलब किडनी, किडनी जो होता है, जो हम लोग को उत्सर्जी अंग है, उसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है, भाग होता है, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए स्वपोषी में पौधा क्या जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। देखिए क्लोरोफिल नहीं रहेगा उसका भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। सौर प्रकाश नहीं रहेगा भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। जल नहीं रहेगा भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। ऑक्सीजन ना रहेगा तब भी वो जी लेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी होता है? वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन किसके द्वारा अमीबा में जाता है? तो उसका नाम है कुटपाद। इसी के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल पूछेगा आपसे कि बताइए उस जीव का नाम बताइए जिसका आकार अनिश्चित होता है। आंसर क्या होगा? अमीबा। और अमीबा में किसका निर्माण होता है? कुटपाद का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली। बताते हैं अभी कि सबसे पहले मुख गुहा में गया, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। भोजन का पाचन कंप्लीट कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो क्वेश्चन है कि भोजन क्रिया का पूर्ण पाचन कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियां के स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस रस, एंटीरिकस, जठर रस या ए और बी दोनों? देखिए छोटी आंत की दीवार में बहुत सारा ग्रंथियां रहता है, उससे एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं आंतरस और सक्कस एंट्रिकस। यानी आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी कि आंतरस भी बोलते हैं उसको और उसको क्या कहते हैं? सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला भाग मुख गुहा, हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में सबसे पहला वाला भाग क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास डिस्कशन में कि अमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय में बहुत सारा ग्रंथियां होता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में होता है HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया जी? आंसर हो गया ए और बी दोनों, यानी कि आंतरस भी और सक्कस एंट्रिकस। ठीक, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो पता है लीवर, यकृत, जिसका 1.5 केजी वजन होता है, लगभग 1.5 केजी। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है यार, कितना? 32, कितना? 32 दांत होता है। नहीं, चलिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना दांत? 32 दांत। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कहां से हम लोग लेते हैं? पेट में भोजन जाने के बाद कोई स्वाद नहीं पता चलता है, स्वाद पता चलता है हम लोग को कहां से? जीभ से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीभ के ऊपरी सतह पर ही स्वाद कलियां होता है। क्या होता है? स्वाद कलियां। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग देखिए, अमाशय 3 भागों में बटा हुआ है। अमाशय क्या भाग में? 3 भागों में बटा हुआ है। पहला को बोलते हैं कार्डियक, पहला क्या बोलते हैं? कार्डियक, दूसरा को फुंडिक और तीसरा को पाइलोरिक। देखिए समझिएगा, पहला को क्या कहते हैं? कार्डियक, पहला को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं फुंडिक और तीसरा क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। ठीक, याद रखेगा, सबसे पहला वाला भाग कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है? तो एपिग्लोटिस के बारे में बताया आप लोग को कि एपिग्लोटिस मुख गुहा के बाद ग्रसनी के में निगल द्वार, कंठ द्वार को ढकने के लिए एक होता है कौन पट्टी? एपिग्लोटिस पट्टी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? अमाशय के आगे वाला भाग को बोलते हैं कार्डियक, आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा जा करके ग्रसनी में खुलेगा। कहां खुलेगा? ग्रसनी में। तो आंसर क्या हो जाएगा?
ग्रसनी, आंसर क्या हो गया? ग्रसनी, सॉरी ग्रसनी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी। मुख गुहा के बाद ग्रसनी तो आता है ना जी, और ग्रसनी के बाद आता है ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटी आंत एवं बड़ी आंत, देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक, मान लीजिए कि छोटी आंत है और उसके बाद में यहां से बड़ी आंत जुड़ा हो, तो इस नली को बोलते हैं सीकम। इसको क्या बोलते हैं? इस नली को क्या बोलते हैं? देखिए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सीकम। इसको क्या बोलते हैं? सीकम, ठीक, सीकम इसको बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? अभी बताएं क्या क्या की भूमिका होती है। देखिए पीत रस, अग्नाशी रस, आंत रस, या इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होता है। पीत रस के जरूरी होता ही है। पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में, याद रखिएगा पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में निर्माण होता है और जमा पित्ताशय में होता है। अग्नाशयी रस ये अग्नाशय में बनता है। कहाँ से बनता है? अग्नाशय में बनता है अग्नाशयी रस, ठीक। और आंत रस आंत में ही निर्माण होता है। आंत रस कहाँ निर्माण होता है? आंत रस। तो देखिए छोटी आंत में तीनों की भूमिका होता है। पीत रस जिसको बाइल बोलते हैं, पित्त, इसका मतलब कि ये होता है, बनता कहाँ है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत, लिवर में। जमा होता है पित्ताशय में, ठीक। अग्नाशी रस अग्नाशय में, आंत रस आंत में, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखते हैं हम लोग। अमाशय में अध पचे भोजन के लेय की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? देखिए समझिएगा, जब हम लोग भोजन किए, अंदर भोजन गया, उसके बाद धीरे धीरे इसमें एंजाइम मिलना शुरू हो जाता है। एंजाइम लिक्विड फॉर्म में होता है, तो धीरे धीरे भोजन को पतला गाढ़ा कर देता है, ठीक। तो लेय जैसा हो जाता है। तो पहले अमाशय में अगर पूछेगा ना, तो अमाशय में हो जाएगा क्या? अमाशय में हो जाएगा कायम, और छोटी आंत में पूछेगा तो हो जाएगा चाइल। तो कहाँ पूछा है? अमाशय में। कहाँ पूछा है? अमाशय में। तो अमाशय में हो जाएगा कायम, अमाशय में क्या हो जाएगा? कायम। छोटी आंत में यही पूछेगा तो हो जाएगा चाइल। छोटी आंत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चाइल, ठीक। आंसर याद रखेगा कि अमाशय में पूछा है तो आंसर क्या होगा आपका? कायम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चाइल का अवशोषण, देखिए अभी ने बताया कि जैसे छोटी आंत में जाएगा तो उसका नाम बदल गया, उसका नाम होगा चाइल। तो चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भी 3 भाग होता है, तो जो अंतिम वाला भाग होता है उसको बोलते हैं इलियम। उसको क्या बोलते हैं? इलियम, ठीक। जेजुनम, इलियम और ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलियम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य का हाड़ नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अवशेषी मतलब उसका शरीर में कोई काम नहीं है, फजूल के है, बस समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स जो होता है, जो अवशेषी अंग होता है, ठीक है। अपेंडिक्स कैसा अंग होता है? अवशेषी। देखिए सिक्कम अभी पढ़े थे, सिक्कम क्या था? छोटी आंत और बड़ी आंत का जो ज्वाइंट था उसी को बोले थे सिक्कम, ठीक। जेजुनम किसका भाग है? छोटी आंत का। और कोलन रेक्टम भाग है बड़ी आंत का। कोलन और रेक्टम किसका भाग है? बड़ी आंत का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दंत अस्थिक्षय कारण है, माने दंत अस्थिक्षय क्या होता है ना, कि दांत का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। दांत का धीरे धीरे क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। क्या कहलाता है? किस कारण से होता है? मीठी चीज का खाने से। हाँ बिल्कुल, मीठी चीज के कारण बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया ऊपर वाला परत पर अम्ल बना करके ना ऊपर वाला परत क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, बिल्कुल सही है। चलिए, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांत की सफाई न करना, यानी कि तीनों सही है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, पर पोषण। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नहीं देखिए ना, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनको उपयोग अपने वृद्धि और विकास के लिए
और जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोषण। पोषण की तो परिभाषा ही है कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण दो विधि बता चुके हैं, पर पोषण और स्वपोषण। स्वपोषण हरा पेड़ पौधा में नहीं, पर पोषण के तीन विधि बताए हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। हम लोग प्राणी संपोषी हैं। हम लोग है अमीवा है, तिलचट्टा है, पैरामीशियम है, ग्रहणी भाग, ग्रहणी जेजुनम इलियम। ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग होता है? छोटी आंत का। ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग होता है? छोटी आंत का। ठीक, छोटी आंत का। अमाशय के तीन भाग बता चुके हैं आप लोग को, कौन कौन? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी जेजुनम और इलियम। ठीक, बड़ी आंत के दो भाग, कोलन और रेक्टम। इसका दो भाग, कोलन और रेक्टम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीवा का मुख्य भोजन है। 60 क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, इसको रिवीजन करिएगा। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। आप लोग को शेयर भी करना, जो दोस्त लोग होंगे उनको दे दीजिएगा, उनका क्या हो जाएगा? फायदा होगा। ठीक है, अमीवा का मुख्य भोजन है शैवाल का टुकड़ा, डाइटम एवं एककोषीय जीव, बैक्टीरिया या इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? इनमें से सभी। भोजन सब है उसका। अमीवा भी, अमीवा का क्या क्या है? शैवाल का टुकड़ा। शैवाल समझते हैं? जो हरा हरा दिखता है, जब कभी कभी देखे होंगे कि पानी के ऊपर में हरा हरा चीज दिखते रहता है, वही क्या होता है? शैवाल। ठीक, डायटम, डायटम समुद्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नल से जुड़ा होता है? तो बताए थे कि निगल द्वार के द्वारा। किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। इसी से ना देखिए बताते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता कंठ द्वार। तो निगल द्वार चल जाता ग्रास नली में और कंठ द्वार चल जाता श्वास नली में। निगल द्वार ग्रास नली में और कंठ द्वार श्वास नली में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? निगल द्वार। वही निगल द्वार कंठ को ढकने के लिए होता है वो पट्टी, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस पट्टी। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्वान होते हैं? उसको बोलते हैं केंद्रक। उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। देखिए, कोशिका झिल्ली सबसे बाहर वाला भाग, इसको बोलते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब देखिए पादप में, पादप में होता कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप में होता कोशिका भित्ति और ये बनता सेलुलोज से। किसे बनना होता है? सेलुलोज से। ठीक, सेलुलोज से। ठीक, और कोशिका झिल्ली बना रहता है प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक, जीव द्रव। देखिए जीव द्रव, तो किसमें? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव। जीव द्रव में ही होते हैं क्या? कोशिका का सारा गुण विद्वान होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कोशिका जीव द्रव। तो क्वेश्चन पूछा कि जीव द्रव में कौन कौन होते हैं? तो जीव द्रव में दो सम्मिलित होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका द्रव दूगो सम्मिलित होता है कोशिका के जीव द्रव में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ठीक, तो एक होता है कोशिका मुख। देखिए उसमें होता है सीलिया फ्लैजिला होता है। ठीक, तो बाहर में ऐसे ऐसा होता है, उसको बोलते हैं सीलिया। इसी के द्वारा भोजन को घसकाते घसकाते एक जगह मुख साइड बना रहता है, इसी के द्वारा क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो कोशिका मुख के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका मुख के द्वारा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं इनामेल। और इस शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये भी याद रखेगा, जो दांत के सबसे ऊपर वाला परत होता है ना, उसी को बोलते हैं इनामेल। और इनामेल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। ठीक, तो यही सुरक्षा करता है। दांत चार प्रकार के आपको पता होगा शायद, ICPM इसका फॉर्मूला होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, ICPM इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तीन गो लार ग्रंथि है, तीन जोड़ी, पैरोटिड, सबलिंगुलर, सबमैंडिबुलर। ठीक, इस तरह से हम लोग का आज 60 क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या क्या हम लोग पढ़े? तो पहले पढ़े थोड़ा बहुत पोषण के बारे में
कि पोषण दो प्रकार के, स्वापोषण और पर पोषण। स्वापोषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होते हैं, पर पोषण जो अपना भोजन जीव स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। पर पोषण भी 3 प्रकार के बताएं, कौन कौन, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। ठीक, उसके बाद थोड़ा बहुत पाचन के बारे में सीखे हम लोग कि मुख गुहा में पाचन प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय में 3 भाग में बटा होता है अमाशय, कौन कौन, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। वहां पे भोजन गाढ़ा लेग जैसा हो जाता है, उसका नाम काइम है, उसका नाम क्या है, काइम है, अमाशय में काइम है, वही पदार्थ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 भागों में बटा हुआ होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। उसमें भी क्या होता है, और भी एंजाइम आता है, अग्नाशयी रस आता है, अग्नाशय से, यकृत से पीत आता है, और छोटी आंत में ही आंतरस बनता है। ये सभी मिलकर भोजन को और पतला कर देता है, उसका नाम हो जाता है चाइल। उसका नाम क्या हो जाता है, चाइल। अब वहीं पे छोटी आंत के अंतिम वाला भाग में भोजन का क्या होता है, अब शोषण होता है, जिसको किसके द्वारा, उसको नाम है विलाय के द्वारा। यानी कि विलाय के द्वारा भोजन का जो अच्छा पदार्थ है, जो शरीर के लिए जरूरी है, उसका अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, रक्त को दे दिया जाता है। रक्त परिभ्रमण के द्वारा लेकर जाकर कहाँ दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दे देता है। ठीक है, और वहां पे श्वसन आ करके ऊर्जा को क्या कर देता है, तोड़ देता है, शरीर को ऊर्जा क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो अवांछनीय पदार्थ था वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, उसके बाद वो बन जाता है अवांछनीय पदार्थ मल, और वही मल समय समय पर हम लोग क्या कर देते हैं, शरीर से उत्सर्जन कर देते हैं। इस प्रकार एक हम लोग थोड़ा सा देखें बेसिक, उसके बाद हम लोग और कभी क्लास लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा इस वीडियो को 1-2 बार, और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव अपने से भी करके देखिएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे फटाफट डिस्कस भी कर ले सकते हैं कि इसका चलिए ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, एक बार तो बता ही दिए, फिर से करके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।